जैसा कि हम पिछली क्लास में जो पढ़ रहे थे वो था हमारा पराग नलिका की जो वृद्धि। तो अपन ने देखा कि पराग नलिका जो है किसमें भ्रूण को बीजांड में प्रवेश की 3 तरीके से, कैसे, या तो निभागी छोर से प्रवेश कर सकती है या अध्यावरण से प्रवेश कर सकती है, या फिर वो कहाँ से बीजांड द्वार के छोर से बीजांड के अंदर प्रवेश कर सकती है। अब इन बीजांड के अंदर प्रवेश करने के बाद में पराग नलिका चाहे कोई सी छोर से अर्थात निभाग की छोर से प्रवेश करो, चाहे अध्यावरण से प्रवेश करो, या चाहे कहाँ से बीजांड द्वार के छोर से प्रवेश करो, भ्रूणकोश जो है अगर भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी पराग नलिका तो वो कहाँ से करेगी, बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है। तो सबसे पहले अपन भ्रूणकोश की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि ये जो है, देखो जैसे अपन ने बीजांड की बात की थी, ये यहाँ पर क्या है, जैसे बीजांड जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या पाया जाएगा, ये भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में 3 कोशिका जो होती है वो तो होती है निभाग की तरफ, 3 कोशिकाएं जो होती हैं वो होती है बीजांड द्वार की तरफ, और 2 केंद्रक जो होते हैं जिनको ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है, ये होती है मध्य में। तो ये पराग नलिका जो है, ये पराग नलिका कहीं से, जैसे मान लो कि अपन बात कर रहे हैं कहाँ से, बीजांड द्वार की तरफ से अगर कोई पराग नलिका प्रवेश करती है तो ये पराग नलिका है। तो अपन इसको थोड़ा सा बाहर देखते हैं। तो ये जो है तो इधर जो है ये कितनी कोशिकाएं, 3 कोशिकाएं हैं, और ये तीनों कोशिकाएं क्या कहलाती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं। और नीचे की तरफ अर्थात बीजांड द्वार की तरफ जो कोशिकाएं हैं वो कौन सी कोशिकाएं, 2 कोशिकाएं छोटी और 1 कोशिका बड़ी, जिनमें से 2 छोटी कोशिकाएं जो है ये तो कहलाती है सहायक कोशिका, और एक बड़ी कोशिका जो है वो क्या कहलाती है, अंड कोशिका। और बीच में जो है ये क्या है, ध्रुवीय केंद्रक जो है वो अगुणित है, दोनों केंद्रक। तो ये जो है अगर इनकी बात करते हैं तो ये तो क्या है, प्रतिमुखी कोशिका। ये तो क्या है, प्रतिमुखी कोशिका। और ये जो है ये है ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियई। और ये जो है यहाँ पर ये दोनों जो है ये तो कहलाएगी सहायक कोशिका। और ये जो है ये कहलाएगी अंड कोशिका। ये अपन पहले देख चुके हैं। अब देखो पराग नलिका जब वृद्धि करेगी तो पराग नलिका जो है भ्रूण कोश में प्रवेश तो कर सकती है, या तो अंड कोशिका और सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश कर सकती है, या भ्रूण कोश की भित्ति और सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश कर सकती है, या जो 2 सहायक कोशिकाएं हैं उनके बीच से भी क्या हो सकती है, अंड कोशिका प्रवेश कर सकती है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि जैसे मान लो ये जो कोशिका की बात करते हैं, यहाँ पर ये जो बड़ी कोशिका जो है ये तो कौन सी कोशिका, अंड कोशिका। ये तो कौन सी कोशिका है, अंड कोशिका। और ये जो है इसकी साइड में ये कौन सी कोशिका है, सहायक कोशिका है, इस तरीके से। और ये किसकी भित्ति है, भ्रूण कोश की। तो ये इसका कौन सा भाग सिरा हो जाएगा, निभाग वाला सिरा, और ये इसका कौन सा भाग हो जाएगा, बीजांड द्वार वाला सिरा, माइक्रोपाइल। तो अब देखो जैसे यहाँ जो सहायक कोशिका जो है ये क्या है, सहायक कोशिका। ये क्या है, सहायक कोशिका। अब जैसे ही पराग नलिका आती है और
और जैसे ही पराग नलिका किसके कांटेक्ट, ये नरयुग्म और ये कोशिका द्रव इसका, कैलोज प्लग। अब जैसे अब ये जो सहायक कोशिका है, इस सहायक कोशिका में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे तंतु पाए जाते हैं। इन तंतुओं को कहा जाता है फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या कहा जाता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस। और ये फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या काम करते हैं, इस पराग नलिका को दिशा निर्देशित करते हैं कि ये पराग नलिका आगे किधर की तरफ से अंदर प्रवेश करेगी। जैसे ही ये पराग नलिका इस भ्रूणकोश की भित्ति के संपर्क में आती है, इनमें से एक सहायक कोशिका धीरे धीरे क्या होना चालू हो जाती है, नष्ट होना चालू हो जाती है, विलुप्त होना प्रारंभ हो जाती है। तो ये सहायक कोशिका आगे क्या हो जाएगी, जैसे अगले आप देखें तो ये अंड कोशिका और ये सहायक कोशिका और ये दूसरी सहायक कोशिका जो है ये क्या होना चालू हो गई, नष्ट होना चालू हो गई। और ये क्या है, इसके फिलीफॉर्म अपैरेटस। और ये इसकी कौन सी, अब जैसे ही पराग नलिका जो है, ये पराग नलिका क्या होगी, भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी और प्रवेश करने के बाद में ये किसके संपर्क में आएगी, फिलीफॉर्म अपैरेटस जो है इनके संपर्क में आती है। और जैसे ही पराग नलिका भ्रूणकोश की सहायक कोशिका से प्रवेश करती है, सहायक कोशिका ये विलुप्त हो जाएगी और साथ में ये भी क्या होना चालू हो जाएगी, विलुप्त होना चालू हो जाएगी। और दोनों सहायक कोशिकाएं क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और इस सहायक कोशिका के मध्य में पहुंचते पहुंचते पराग नलिका का अग्रभाग जो है वो क्या हो जाता है, छिद्र हो जाता है। और छिद्र होने के साथ ही दोनों नरयुग्मक जो है वो कहाँ विलुप्त हो जाते, कहाँ मुक्त हो जाते हैं, इस सहायक कोशिका में क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाते हैं। जो विलुप्त होती हुई सहायक कोशिका होती है। तो यहाँ पर जो बनेगी कंडीशन, वो कंडीशन ये क्या बचेगी, ओनली अंड कोशिका बचती है। यहाँ पर ये अंड कोशिका, ये सहायक कोशिका जो विलुप्त हो गई और ये सहायक कोशिका भी क्या हो गई, विलुप्त हो गई। और यहाँ पर ये पराग नलिका का जो अग्रभाग जो है आगे जाकर क्या हो जाता है, फट जाता है। इस तरीके से दोनों नरयुग्मक जो है वो कहाँ मुक्त हो जाते हैं, सहायक कोशिका पे मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो है ये फिलीफॉर्म apparatus है, फिलीफॉर्म उपकरण, फिलीफॉर्म उपकरण। और ये फिलीफॉर्म उपकरण काम क्या करते हैं, पराग नलिका को दिशा, पराग नलिका को दिशा निर्देशित करते हैं। तो ये फिलीफॉर्म उपकरण जो है इस पराग नलिका को दिशा निर्देशित करते हैं। और पराग नलिका जैसी सहायक कोशिका जो विलुप्त होती हुई सहायक कोशिका है, तो ये जो ये क्या है, विलुप्त या नष्ट होती हुई सहायक कोशिका, नष्ट होती हुई सहायक कोशिका। तो नष्ट होती सहायक, जैसे ही उस पराग नलिका जो है इसके मध्य में पहुंचती है, पराग नलिका का अग्रभाग क्या हो जाता है, छिद्रित हो जाता है, अर्थात वो आगे से फट जाता है। फटने के साथ ही दोनों नरयुग्मक जो है, मुक्त नरयुग्मक, दोनों नरयुग्मक कहाँ मुक्त हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें आएगा निषेचन। नेक्स्ट स्टेप कौन सी है कि अपन ने पहले देखा, अपन ने बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश, उसके बाद में अपन ने इसमें ये जो संरचना है इसकी भ्रूणकोश की, ये क्या भ्रूणकोश, कौन सा भ्रूणकोश। और भ्रूणकोश में पराग नलिका जो प्रवेश करती है वो तीन तरीके से, या तो दोनों सहायक कोशिकाओं के मध्य से, या एक अंड कोशिका एक सहायक कोशिका के मध्य से, या भ्रूणकोश की भित्ति और सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश कर सकती है। जैसे ही पराग नलिका भ्रूणकोश की भित्ति के संपर्क में आती है, इनमें से एक सहायक कोशिका धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है। और नष्ट होती हुई सहायक कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं, फिलीफॉर्म उपकरण पाए जाते हैं। और वो फिलीफॉर्म उपकरण जो है वो क्या काम करते हैं, पराग नलिका को दिशा निर्देशित करने का कार्य करते हैं। और पराग नलिका जो है सहायक, जो नष्ट होती हुई सहायक कोशिका है उसमें बीच में जाकर पराग नलिका फट जाती है और दोनों नरयुग्मक जो है वो काम मुक्त हो जाते हैं, भ्रूणकोश के अंदर मुक्त हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है
क्या है, निषेचन। वो देखते हैं अपन। नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट जो चक्र है वो कौन सा है, निषेचन। अब देखो यहाँ निषेचन की बात करते हैं तो एक जो नरयुग्मक जो है ये अंड कोशिका है एक तो। अगर अपन भ्रूण कोश की बात करते हैं तो भ्रूण कोश के अंदर जो है वो तो क्या हो, सहायक कोशिका जो है वो तो क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और एक जो बचती है ये बचती है अंड कोशिका। ये क्या है, अंड कोशिका। और इधर से क्या हो जाती है, सहायक कोशिकाएं विलुप्त हो जाती है। और यहाँ पर ये क्या है, ध्रुवीय कोशिका। ये ध्रुवीय कोशिका भी आगे जाकर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाती है। और ये दो नरयुग्मक जो है वो कहाँ मुक्त हो जाते हैं, यहाँ मुक्त हो गए। अब देखो यहाँ ये दोनों नरयुग्मक जो है ये क्या है, नरयुग्मक। ये क्या है, नरयुग्मक। अब इनमें से एक नरयुग्मक जो है तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले तो एक नरयुग्मक अंड कोशिका प्लस नरयुग्मक। जो पहला नरयुग्मक जो है वो कहाँ जाता है, अंड कोशिका के पास जाता है। और ये भी अंड कोशिका भी क्या होगा, अगुणित। और नरयुग्मक भी क्या होगा, अगुणित। अब ये दोनों क्या काम करते हैं, दोनों के केंद्रक आपस में मिलते हैं और मिलकर एक संरचना का निर्माण करते हैं, एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करते हैं। और इसी द्विगुणित संरचना को क्या कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है। और ये युग्मनज जो होता है वो क्या होगा, 2n। युग्मनज कैसा होगा, 2n होता है। और इसी प्रक्रिया अर्थात अंड कोशिका और नरयुग्मक जो आपस में मिला, इसी को क्या कहा जाता है, निषेचन या सत्य निषेचन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, क्या कह देते हैं, सत्य निषेचन। इसी को प्रथम निषेचन भी कह सकते हैं, सत्य निषेचन भी कह सकते हैं और निषेचन भी कहते हैं। क्लियर। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं इसकी दूसरे की, दूसरा नरयुग्मक जो है ये कहाँ जाएगा, ये जो है ये क्या है, ध्रुवीय केंद्रक। और दोनों ही क्या है, अगुणित। ये दोनों क्या है, ध्रुवीय